नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन में आज बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी सेवा को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान समंदर में ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा कर्मचारियों के लिए दिल्ली में आवासीय परिसर से जुड़ी एक परियोजना का आज शिलान्यास किया। उपराष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के 3 साल भी आज पूरे हो गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक कार्यक्रम में की। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच गया है, तो वहीं रिकवरी रेट 69.33% तक पहुंच गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए तैयार की गई पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी सेवा आज राष्ट्र को समर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक क्षेत्र को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जीवन जीने की बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान समंदर में ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर है। ऐसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को तैयार करने पर भी काम चल रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट के नए युग की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाले पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी से द्वीप समूह में अनगिनत अवसर पैदा होंगे। देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी, जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को, बहनों को, बच्चों को, युवाओं को, व्यापारियों, कारोबारियों को भी डिजिटल इंडिया के वो सभी लाभ मिल पाएंगे जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो, टूरिज्म से कमाई की बात हो, बैंकिंग ऑपरेशंस हो, शॉपिंग हो या टेलीमेडिसिन दवाइयां हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवार को भी ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं मिल पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान को मिली इस सुविधा का बहुत बड़ा लाभ पर्यटकों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर हजारों साल से भारत के व्यापार और रणनीतिक कौशल का केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान और निकोबार भारत के आर्थिक सामरिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब जब भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है, तब अंडमान निकोबार सहित हमारे तमाम द्वीपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। नए भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इसी भूमिका को मजबूत करने के लिए 3 साल पहले आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट बरसों बरस पूरे नहीं होते थे, वो अब तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हब के रूप में विकसित होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है, जो समुद्र के बड़े पोर्ट्स को देश के लैंडलॉक्ड राज्यों से कनेक्ट कर रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि पोर्ट इंफ्रा के विकास में जो कानूनी अड़चनें थी उन्हें भी निरंतर दूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत हो गई है। इससे अंडमान निकोबार के द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत और हाई स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं के लिए काफी लाभदायक होगी। साथ ही रणनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्यों में भी काफी मदद मिलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। तकरीबन 1224 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और 7 द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर लगभग 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। सबमरीन ओएफसी लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2x100 GPB की बैंडविड्थ देगा। इन द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत और हाई स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की दृष्टि के साथ साथ रणनीतिक और गवर्नेंस उद्देश्यों से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। बेहतर दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से द्वीपों में पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई गवर्नेंस सेवाएं भी मिलने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाढ़ पीड़ित 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और हालात की समीक्षा की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दोनों गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने बैठक में मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग जैसी एजेंसियां बेहतर और अधिक उपयोगी पूर्वानुमान बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही हैं। नवीन तकनीकों का उपयोग करने के लिए पायलट प्रयास चल रहे हैं, जिसके लिए राज्यों को इन एजेंसियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य के दौरान कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्यों को आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीयकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए ताकि समय पर चेतावनी दी जा सके। बैठक में असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के अलावा कर्नाटक के गृह मंत्री ने राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी, साथ ही मदद की गुजारिश की। इस बीच केरल के इडुक्की जिले में शुक्रवार को हुई भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है, जबकि बचाव कार्य अभी भी जारी है। उधर राज्य के मुल्लपेरियार बांध में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर से जुड़ी एक परियोजना का आज शिलान्यास किया। उपराष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। ये आवासीय भवन नई दिल्ली के आरके पुरम क्षेत्र में बनाया जा रहा है। राज्यसभा सचिवालय से जुड़े कर्मचारियों का आवासीय परिसर का इंतजार अब जल्द ही खत्म होगा। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में राज्यसभा कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण शुरू हो गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने परियोजना का शिलान्यास किया। दिल्ली के आरके पुरम क्षेत्र में 2003 में राज्यसभा सचिवालय को 8,700 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया था, लेकिन कई कारणों से भूमि मिलने में देरी हुई। The complexities involved in putting a big parcel of prime land in the national capital for intended use, resulting in non-utilization of such precious resource over a long period of time, 17 years. The Urban Development Ministry was kind enough, prompt enough, once they received a request from Rajya Sabha Secretariat for a housing complex for its employees, and they allotted it. And the Rajya Sabha Secretariat in Shri has paid 1.25 crores for the land.
परियोजना के तहत पहले चरण में 4024 वर्ग मीटर जमीन पर टाइप 3 के 32 और टाइप 4 के 28 क्वार्टर तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा कर्मचारियों को बाकी विभागों के मुकाबले आवास की काफी कम सुविधा मिली है। Now I am glad that the Urban Affairs Ministry is focusing its attention, and the UD Ministry has taken initiative to impress upon the NBCC to prepare the estimate, and also now steps are being taken for this purpose. The UD Ministry, Puriji, can only allocate the land, but the remaining work has to be done by various other agencies, as I explained. करीब 46 करोड़ रुपए लागत वाली ये परियोजना 3 साल में पूरी करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि परियोजना के दूसरे चरण के लिए भी जल्द ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। आवासीय परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने 5 साल के कार्यकाल में से 3 साल पूरे कर लिए हैं। एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। बीते 3 साल में उन्होंने देश के हर हिस्से का दौरा किया, युवाओं, छात्रों और किसानों से जुड़े समारोह में हिस्सा लिया और विभिन्न मुद्दों पर अहम सुझाव दिए। देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति पद के 3 साल के कार्यकाल में उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाए हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 300 से ज्यादा व्याख्यान, 70 दीक्षांत समारोह, 71 किताबों का विमोचन और 72 पुरस्कार समारोहों समेत 800 से ज्यादा कार्यक्रमों में भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने 250 से अधिक संस्थानों का दौरा किया और देश भर के लगभग सभी राज्यों के छात्रों के साथ विस्तार से बातचीत की। उन्होंने भाषा, संस्कृति, कृषि, सार्वजनिक जीवन और संसदीय लोकतंत्र पर 300 से ज्यादा आलेख भी लिखे, जो 10 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हुए। इनके अलावा उपराष्ट्रपति ने समसामयिक घटनाओं और ज्वलंत मुद्दों पर ट्विटर और फेसबुक के जरिए विचार प्रकट कर सोशल मीडिया पर सक्रियता लगातार बनाए रखी। उन्होंने भारतीय सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों द्वारा अपनी तरह का पहला घरेलू सोशल मीडिया ऐप अलाइनमेंट भी लॉन्च किया। कोरोना महामारी के दौरान भी उपराष्ट्रपति पूरी तरह से सक्रिय रहे। संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा के लिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बातचीत में भी उपराष्ट्रपति शामिल रहे। उन्होंने उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की जिनके वो कुलाधिपति हैं। उपराष्ट्रपति ने इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की परेशानियों और चिंताओं को कम करने के लिए मिशन कनेक्ट भी चलाया। उन्होंने अपने दोस्तों, शिक्षकों, सहयोगियों, पुराने और नए परिचितों, रिश्तेदारों, सांसदों और आध्यात्मिक नेताओं तथा पत्रकारों का हालचाल जानने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सैकड़ों फोन कॉल किए। उपराष्ट्रपति ने सभी धर्मों के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं के साथ बातचीत की। इन सब के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के उदयगिरी के लोगों के साथ भी लगातार जुड़े रहे, जहां से उन्होंने अपने विधायी सफर की शुरुआत की थी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति अनेक अखबारों में अलग अलग भाषाओं में आर्टिकल लिखकर लोगों को ये भी बताते रहे कि इस महामारी से कैसे निपटना है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी दी। कृषि एक ऐसा विषय है जो उपराष्ट्रपति के दिल के बेहद करीब है। कृषि पर आधारित आय को बढ़ाने के लिए उपराष्ट्रपति ने किसानों को डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन जैसी गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से भी उपराष्ट्रपति का गहरा लगाव है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से हमेशा भारत की गौरवशाली वैज्ञानिक परंपराओं और उपलब्धियों के साथ जुड़ने और इन्हें बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं,
खास तौर पर विशेष रूप से सक्षम और हाशिए पर खड़े लोगों के प्रति। दूसरे महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में उपराष्ट्रपति युवाओं से बार बार अपील करते हैं वो है अपनी मातृभूमि से जुड़ना और किसी भी सूरत में अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना। उपराष्ट्रपति ने हमेशा सुराज्य और सुशासन पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पिछले 3 वर्षों में 21 देशों का दौरा किया है। उन्होंने अजरबैजान में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया है। अपनी सभी विदेश यात्राओं के दौरान उपराष्ट्रपति प्रवासियों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। उन्होंने भारत के दौरे पर आए अनेक वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्तमागीन बतुल्गा, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा शामिल हैं। इन नेताओं से अपनी बातचीत में उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के जरिए एक न्याय संगत और उत्तरदायी वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने और आतंकवाद से मुक्त दुनिया बनाने की आवश्यकता की वकालत की। कोमोरोस सरकार ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से भी सम्मानित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति आवास में कल एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। पुस्तक का नाम कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुस्तक का विमोचन करेंगे, जबकि पुस्तक के ई-संस्करण का विमोचन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। ये पुस्तक 250 से अधिक पन्नों की है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने तैयार किया है। इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति की देश विदेश की यात्राओं के साथ साथ अन्य गतिविधियों का चित्रों के साथ वर्णन किया गया है। किसानों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, युवाओं, प्रशासकों, उद्योगपतियों और कलाकारों के साथ उपराष्ट्रपति के संवाद की झलक भी इस पुस्तक में उपलब्ध कराई गई है। पुस्तक में उपराष्ट्रपति की विदेश यात्राओं के दौरान कार्यक्रमों और विभिन्न देशों में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधन पर भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए केंद्र सरकार का लक्ष्य देश को दुनिया की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है। रक्षा क्षेत्र में इसकी घोषणा इस दिशा में अहम कदम है। साउथ ब्लॉक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए बेहद माकूल अवसर है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना सिविल सोसाइटी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके भारत में ही उत्पादन को बढ़ावा देकर रक्षा उद्योग से जुड़ी 7,000 औद्योगिक इकाई को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इनसे जुड़े लाखों परिवारों को मदद मिलेगी। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बढ़ावा देते हुए कहा था कि रक्षा उत्पादन में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिनके आयात पर एक निर्धारित समय सीमा के बाद रोक लगा दी जाएगी। साजो सामान अपने देश में ही निर्मित करने में सक्षम होते हैं तो देश की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा हम बचा सकते हैं, जिसका उपयोग हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई लगभग 7,000 से अधिक एमएसएमईज हैं, उनको बढ़ावा देने में हम कर सकते हैं। भारत अन्न, फल और सब्जी उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूध के मामले में तो हम पहले नंबर पर हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसान को उसका वो स्थान या वो फायदा नहीं मिल पा रहा जिसका वो हकदार है। इसी हक को दिलाने के उद्देश्य से रविवार को प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया। जानकारों की माने तो ये किसान को उद्यमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है, इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओ उनको वेयर हाउस बनाने के लिए
कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य है किसान को उद्यमी बनाना। इसके तहत किसानों और किसान संगठनों को आसान कर्ज मुहैया कराया जाएगा और साथ ही ब्याज में 3% की छूट भी मिलेगी। जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों के स्टार्टअप हैं, वो भी इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए वो जो स्मार्ट एंड प्रिसीशन फार्मिंग है, उसके लिए अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं, उसकी फंडिंग हो सकती है। स्टार्टअप्स को वेंचर डेट की आवश्यकता होती है, उसकी फंडिंग हो सकती है। अगर कोई ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाता है या ई ट्रेडिंग पॉइंट बनाता है, उसकी फंडिंग इस फंड से हो सकती है। जानकारों का मानना है कि अब किसानों की बम्पर फसल उनके लिए चिंता का कारण नहीं बनेगी। मजबूत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते उत्पादों को बेचने के लिए किसानों के पास ज्यादा समय और ज्यादा विकल्प होंगे। सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन के मामले में भारत दुनिया के पहले 3 देशों में आता है। भारत दूध, केला, आम, पपीता, अदरक जैसे फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। लेकिन अब फूड प्रोसेसिंग की बात आती है तो हम अब भी फलों और सब्जियों का 2% ही प्रोसेस कर पा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले जहां तेजी से बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा 22 लाख के पार पहुंच गया है। देश में लगातार चौथे दिन 60,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीजों के ठीक होने की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में अब तक 15 लाख से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। बीते एक दिन में रिकॉर्ड 54,800 से अधिक लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट 69.33% तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ मृत्यु दर घटकर 2% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 62,064 मामले सामने आए हैं और 1,007 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,15,074 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 54,859 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट 69.33% हो गया है। अब तक कुल 15,35,743 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44,386 हो चुकी है और देश में मृत्यु दर घटकर 2% पर पहुंच गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 अगस्त तक 2,45,83,558 नमूनों की जांच की गई है और कल एक दिन में यानी कि 9 अगस्त को 4,77,023 सैंपल की जांच की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में बीते 2 दिन में 1,26,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसमें आधे मामले सिर्फ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दर्ज किए गए हैं। शहरों की बात करें तो बीते 24 घंटे में पुणे और बेंगलुरु में करीब 5,000 मामले सामने आए हैं। दिल्ली और मुंबई में भी 1,000 से अधिक केस आए हैं। राज्यों की बात करें जहां पिछले 48 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा और आंध्र प्रदेश में 20,000 से ज्यादा मामले आए हैं। कर्नाटक में 13,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। तमिलनाडु में 11 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 9,000 से ज्यादा, बिहार में 8,000 से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में जिन जिलों में और शहरों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें महाराष्ट्र का पुणे सबसे ऊपर है। यहां 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु में करीब 2,000 केस और पूर्वी गोदावरी में 1,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कुरनूल में 1,400 कोरोना के मरीजों की पहचान हुई है। दिल्ली, ठाणे, पश्चिम गोदावरी और मुंबई में 1,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। यूजीसी ने कोर्ट में दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार की परीक्षा रद्द करने पर सवाल उठाया। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि परीक्षा आयोजित की जाए या नहीं, ये फैसला यूजीसी ही कर सकता है, क्योंकि सिर्फ यूजीसी ही डिग्री प्रदान कर सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में सुनवाई की जाए। अब एक बार फिर 14 अगस्त को सुनवाई
होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षाएं 31 अगस्त तक चलेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बारे में कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ओपन बुक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। छात्रों को प्रश्न पत्र डाउनलोड और उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस तरह ऑनलाइन परीक्षा के लिए कुल 4 घंटे का समय मिलेगा। ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा में शामिल न होने वाले छात्रों के लिए डीयू सितंबर में सामान्य परीक्षा आयोजित कराएगा। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को देश भर के 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत छोड़ो आंदोलन के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयों के खिलाफ बीते 6 सालों से भारत छोड़ो अभियान चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 9 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रीति भोज आयोजन की परंपरा रही है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में प्रीति भोज का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया गया। राष्ट्रपति भवन की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से आग्रह किया गया कि वो जिलाधिकारियों, अतिरिक्त जिलाधिकारियों या उप जिलाधिकारियों को भेजकर स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर पर सम्मानित करें। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंदोलन के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक मजबूत और भावनात्मक रूप से एकीकृत भारत विरोधी शक्तियों की गलत मंशाओं के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है। एक फेसबुक लेख में उपराष्ट्रपति ने 1000 से 1947 की लंबी अवधि के दौरान विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक शोषण की श्रृंखला के बारे में विस्तार से बताया। जब देश में एकता की कमी थी, उन्होंने कहा कि 1947 में लड़कर ली गई आज़ादी सिर्फ 200 साल के औपनिवेशिक शासन को खत्म करने के बारे में नहीं थी, बल्कि 1000 साल के लंबे काले युग की भी समाप्ति थी, जब आक्रमणकारियों, व्यापारियों और उपनिवेशवादियों द्वारा भारतीयों में एकता की कमी का फायदा उठाते हुए देश को लूटा गया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे सीख लेते हुए सभी भारतीयों को सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार का पालन करते हुए भारतीयता की साझा भावना से बंधने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी के लिए समानता और समान अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इसके लिए भारत जोड़ो अभियान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक विभाजित और अन्यायपूर्ण समाज सभी भारतीयों को उनकी क्षमता के अनुरूप संपूर्ण विकास के लिए सक्षम नहीं बना सकता। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयां भारत छोड़ें। इसी सोच के साथ बीते 6 साल से देश में एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चल रहा है, जिसमें गरीबी, खुले में शौच की मजबूरी, पानी के लिए दर दर भटकने की मजबूरी, सिंगल यूज प्लास्टिक, भेदभाव की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार की कुरीति, आतंक और हिंसा, इन सभी के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत छोड़ो के ये सभी संकल्प स्वराज से सुराज की भावना के अनुरूप ही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने गंदगी भारत छोड़ो का भी संकल्प दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की आज 126वीं जयंती है। एक मजदूर नेता से देश के चौथे राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर काफी गरिमामय रहा। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि वीवी गिरी सरल जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। श्रम अधिकारों में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। देश के चौथे राष्ट्रपति रहे वीवी गिरी कुछ दिनों के लिए उपराष्ट्रपति का पद भी संभाल चुके थे। वीवी गिरी ने बतौर सभापति राज्यसभा में कई मामलों में नई शुरुआत की। वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। उनका निधन 24 जून 1980 को हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।